डियर फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि धारा 378 से लेकर 462 तक बतलाई गई है। आज हम स्पेशली इस वीडियो के अंदर चोरी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सेक्शन 378 से लेकर 382 तक के अंदर बतलाया गया है। बात करते हैं चोरी की। चोरी की परिभाषा क्या है कि एक अपने मेंस एग्ज़ाम में, जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम के अंदर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि चोरी की परिभाषा बताइए और चोरी के आवश्यक तत्वों को समझाइए, या एक ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्या कोई अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है, उसको स्पष्ट कीजिए। तो अपन इस वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। बात करते हैं चोरी की। भारतीय दंड संहिता की 1860 धारा 378 के अंदर चोरी को बताया गया है। तो इसके अंदर बताया है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय रखते हुए वह संपत्ति लेने के लिए हटाता है या उठा लेता है, वह चोरी करता है, कहा जाता है। तो कुल मिलाकर जो ये आईपीसी के अंदर जो 378 के अंदर परिभाषा दे रखी है, इसका कि जो कोई चल संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से बिना उसके कब्जादारी की संपत्ति के कोई व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय से उसको उठा लेता है या हटाता है, तो जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे तो हम चोर कहा जाएगा, और जो अपराध हो रहा है उसे चोरी कहेंगे। ठीक है, अब इसको अपन इंग्लिश के अंदर भी एक बार पढ़ लेते हैं। इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft, यानी ये theft कहलाएगा। बात करते हैं अब चोरी के आवश्यक तत्व की। चोरी के आवश्यक तत्व को 5 भागों में बांटा गया है। पहला होता है संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होना। दूसरा, संपत्ति को ऐसे व्यक्ति के सम्मति के बिना लिया जाना। तीसरा, संपत्ति जंगम होनी चाहिए। चौथा, ऐसी संपत्ति को बेईमानी से ले लेने का आशय होना चाहिए। पांचवा, संपत्ति को लेने के लिए हटाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं अपन 1 बाय 1 इन आवश्यक तत्वों को थोड़ा और अंदर से जानने की चर्चा करते हैं कि संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होना ये कैसे होगा। चोरी का अपराध घटित करने के लिए आवश्यक यह होता है कि जब कोई चुराई गई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में होती है, तो संपत्ति पर कब्जे का यह तात्पर्य संपत्ति पर भौतिक या शारीरिक नियंत्रण होता है, चाहे वह वास्तविक हो या आणविक। संपत्ति जिस व्यक्ति के कब्जे से ली जा रही है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह उस संपत्ति का स्वामी हो, और यह भी आवश्यक नहीं है कि संपत्ति का कब्जा सही हो या गलत। चोरी के अपराध के लिए कब्जे का अंतरण, चाहे वह कितना ही अकालिक हो क्यों ना हो, एक आवश्यक संघटक माना जाता है। तो बात करते हैं अपन कि भाई जो कोई व्यक्ति जो वस्तु किसी कब्जे में है, तो वह वस्तु उस व्यक्ति के कब्जे से हटाई गई है, तो इसका अपन जो आईपीसी के अंदर जो दृष्टांत दे रखे हैं उसके अंदर अपन चलते हैं। तो उसका दृष्टांत नंबर 6 है, वो पढ़ते हैं। जिस घर पर य का कब्जा है उसमें मेज पर य की अंगूठी क को मिलती है। यहाँ वह अंगूठी य के कब्जे में है, और यदि क उसको बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी करता है, कहा जाएगा। परंतु बात करते हैं कि जब कोई संपत्ति किसी के कब्जे में ही नहीं हो, तो क्या चोरी का अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इसका एक उदाहरण है दृष्टांत नंबर ड। यह यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौट कर आने तक क को, जो एक भंडारगारी है, उसे न्यस्त कर देता है, यानी उसे सौंप देता है। क उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। तो वह प्लेट य के कब्जे में नहीं थी, इसलिए वह य के कब्जे में से नहीं ली जा सकती थी, और क ने चोरी नहीं की। तो यहाँ पर आपराधिक न्यासभंग किया गया है। जब कोई स्वस्वामी दूसरे स्वस्वामी के अभिव्यक्त अनुमति के बिना, यानी एक्सप्रेस कंसेंट के बिना संयुक्त संपत्ति को हटा लेता है, तो वह चोरी का अपराधी माना जाता है। और यदि उसने ऐसा स्वस्वामी को सदोष हानि पहुँचाने अथवा अपने या किसी अन्य को सदोष लाभ पहुँचाने के आशय से करता है। इस प्रकार जहाँ कोई संयुक्त संपत्ति होती है, तो किसी संपत्ति के कोई स्वामी हो
वहाँ यदि कोई स्वामी बेईमानी से संयुक्त संपत्ति को अपने अनन्य कब्जे में लेता है तो वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। बात करते हैं अपन दूसरे नंबर पॉइंट की, संपत्ति को ऐसे व्यक्ति के सहमति के बिना हटाना। चोरी के अपराध के लिए आवश्यक है कि संपत्ति की स्वामी की संपत्ति उठाई गई हो या हटाई गई हो, जिसका उस पर कब्जा था। तो यहाँ पर जो आईपीसी के जो 378 का स्पष्टीकरण 5 है वो यहाँ पर पढ़ते हैं अपन कि संपत्ति सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित अधिकार रखता है या दी जाती है। यदि सम्मति अनुचित परिस्थितियों के अंतर्गत अभिप्राप्त की गई है या दी गई है तो ऐसी संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, जो जंगम संपत्ति या चल संपत्ति होनी चाहिए। 3 नंबर पॉइंट की, चोरी जंगम वस्तु का ही किया जा सकता है। स्थावर संपत्ति चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती। जो संपत्ति हटाई या विस्थापित की जा सकती है उसे जंगम संपत्ति कहा जा सकता है। कैसे कि इसका एक स्पष्टीकरण एक है वो पढ़ते हैं कि कोई वस्तु भूबद्ध रहती है या जंगम संपत्ति नहीं होने से चोरी का विषय नहीं होती है, किंतु जो ही वह भूमि से पृथक कर दिया जाता है तो वह चोरी का विषय होने का योग्य हो जाती है। यानी हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिसमें पृथक्करण किया गया है तो वह चोरी हो सकेगा। स्पष्टीकरण 2 कहा जाता है। एक उदाहरण से अपन समझते हैं कि एक आम का पेड़ है जिसमें फल लगे हुए हैं। यह जंगम संपत्ति तो नहीं है, लेकिन जो ही अपन आम को पेड़ से अलग कर देते हैं तो वह चोरी की विषय वस्तु बन जाती है। जैसे अपन ने क्या किया, पत्थर फेंक के। बात करते हैं नेक्स्ट, ऐसी संपत्ति को बेईमानी से लेने के आशय हो। संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटाना चोरी का मुख्य आवश्यक तत्व माना जाता है। कि कोई व्यक्ति बेईमानी से कार्य करता है जब वह उस कार्य को इस आशय से करता है कि किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य किसी व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे। यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को स्वयं की संपत्ति होने का विश्वास करते हुए उसके कब्जे में से संपत्ति को ले लेता है तो वह चोरी नहीं करता है, क्योंकि बेईमानीपूर्ण आशय का अभाव रहता है। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है, यह तब कहा जा सकता है जब वह अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेता है। यदि कोई व्यक्ति कोर्ट को संतुष्ट किए बिना अपने कुर्क किए गए पशुओं को उस व्यक्ति के पास से हटा ले जाता है जिससे वह पशु नष्ट किए जा गए हों तो वह चोरी का दोषी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं संपत्ति को लेने के लिए हटाया जाना। चोरी का अपराध उस प्रक्रम पर जाकर पूरा हो जाता है जब किसी संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिए हटा दिया जाता है। कोई व्यक्ति किसी चीज़ को हटाना कार्य करता है, यह तब कहा जाएगा जब वह उस बाधा को हटा देता है जो उस चीज़ को हटाने से रोके हुए हो। जब वह उस चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से पृथक कर देता है तब वह वास्तव में उसे हटा लेता है। अब बात करते हैं क्या कब कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है। तो कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी तब करता है जब वह अपनी संपत्ति को दूसरे से बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेता है, तब यह कहा जाएगा कि उसने अपनी संपत्ति की चोरी की है। इसका एक उदाहरण पढ़ते हैं, जो जय उदाहरण है वो पढ़ते हैं कि यदि उस घड़ी की मरम्मत के संबंध में यह को क से धन सौंप दिया है और यदि यह उस घड़ी को उस ऋण की प्रतिभूति के रूप में विधि पूर्वक रखे रखता है और क उस घड़ी को यह के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि यह को उसका ऋण की प्रतिभूति रूप उस संपत्ति में वंचित कर दे तो उसे चोरी की है, क्योंकि वह उसे बेईमानी से ले लेता है। चोरी करने के लिए दोषी ठहराना, क्योंकि उसने अपने ही एक ऐसे बंडल को जो एक कांस्टेबल की अभिरक्षा में था जिसके लिए वह उत्तरदायी था, तो उसने बेईमानीपूर्ण आशय से उसे ले लिया। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, उसने अपने ही
संपत्ति की चोरी की है। अब बात करते हैं अपन धारा 380 निवास गृह आदि में चोरी, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। जो कोई किसी निर्माण, तंबू, जलयान जो मानव निवास के रूप में हो वहाँ पर या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए whoever commits theft in any building, tent, vessel used as a human dwelling used for the custody of property, तो ये माना जाएगा कि उसने निवास गृह में चोरी की है। अब बात करते हैं अपन कि जो चोरी करता है उसको कितनी सज़ा मिलेगी, कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, क्या कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, इनकी बात करते हैं। जब कोई चोरी का अपराध करता है, 378 का अपराध करता है, तो उसका जो पनिशमेंट है 379 के अंदर दिया जाता है, जो 3 साल का प्लस जुर्माना या दोनों हो सकता है। और इसकी जो ये क्या माना जाएगा, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल माना जाएगा, और इसको एनी मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकता है। बात करते हैं 380 की, हाउस ऑफ ड्वेलिंग, गृह निवास। इसके अंदर 7 साल की सज़ा और जुर्माना दिया जाता है। ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और यह नॉन बेलेबल माना जाएगा। इसके अंदर भी एनी मजिस्ट्रेट ट्रायल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 381 की, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन और मास्टर और एम्प्लॉय, लिपिक या सेवक के स्वामी के कब्जे में से चोरी। इसके अंदर इसकी सज़ा दी जाती है 7 ईयर और फाइन। यह भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा और यह एनी मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना जाएगा। फिर बात करते हैं 382 की, जो मृत्यु उपपत्ति के बाद चोरी की तैयारी करना। इसके अंदर 10 साल की सज़ा जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है और जुर्माना दिया जाएगा। यह भी कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा। इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर चोरी के बारे में समझा, क्या अपनी ही वस्तु के बारे में चोरी कर सकते हैं उसके बारे में भी समझा, इसके आवश्यक तत्वों के बारे में भी समझा और इसके विभिन्न पनिशमेंट के बारे में अपने अध्ययन किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।